नमस्कार, मैं हूँ आलोक जोशी और आप देख रहे हैं आलोक अड्डा। और आलोक अड्डा में आज हम करेंगे एक खास मुलाकात, आपको एक खास मेहमान से मिलवाएंगे और उनसे हम एक ऐसे विषय को समझने की कोशिश करेंगे जो दिखने में बहुत आसान लगता है। लोग धड़ाधड़ अपने वोट डाल रहे हैं, चिट्ठियां भेज रहे हैं, लोगों को घरों पे संदेश पहुंच रहे हैं व्हाट्सएप पर कि इस ईमेल एड्रेस पर एक मेल भेज दीजिए और उस मेल का ड्राफ्ट भी साथ में मिलता है कि आप नेशनल लॉ कमीशन को एक मैसेज भेज दीजिए कि मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन करता हूं और इसे लागू किया जाए। क्या है ये यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसको समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बात सुनाता हूं जो उन्होंने अभी भोपाल में बीजेपी के बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कही, और मैं उन्हें कोट कर रहा हूं। एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून, दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो तो वो घर चल पाएगा क्या? और उसके बाद उन्होंने इसी को देश पर जस्टापोज किया है, कहा कि इसी तरह देश में अलग अलग कानून होंगे तो कैसे चलेगा। मेरा ख्याल है जो प्रधानमंत्री मोदी सवाल जिस अंदाज में पूछ रहे हैं उसका जवाब कोई भी आदमी कह देगा कि हाँ, नहीं चल पाएगा। और हमारे जैसे बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि हाँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल्कुल ठीक बात है, एक देश एक कानून, एक ही अपराध की दो अलग अलग लोगों को अलग अलग सजाएं क्यों मिलें। और इसलिए बहुत सारे लोग इस बात के समर्थन में भी खड़े हुए दिखाई देते हैं। कुछ लोग ऐतराज भी कर रहे हैं, लेकिन उन ऐतराजों में कितना दम है और ये जो लोग समर्थन कर रहे हैं, क्या वो इस किस्से को पूरी तरह समझते हैं? ये समझना बहुत ज़रूरी है। और ये समझने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं एक बेहद ख़ास मेहमान। बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन आज वो दिन आ गया है। प्रोफ़ेसर डॉक्टर फैज़ान मुस्तफ़ा हमारे साथ हैं। नालसार लॉ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, आजकल अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में लॉ फैकल्टी में हैं। और ये इस देश में कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के सबसे बड़े एक्सपर्ट्स में से एक गिने जाते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर उन्होंने लेख भी लिखे हैं। वो लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज यूट्यूब पर चलाते हैं, उनका अपना चैनल है, और वहां वो यूनिफॉर्म सिविल कोड पर एक पूरी सीरीज चला रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद मैं आपसे कह सकता था कि जाइए वो सीरीज देख लीजिए, मैं खुद भी देख सकता था, लेकिन फिर भी मैंने प्रोफेसर मुस्तफा को क्यों इनवाइट किया है और क्यों उनसे बात कर रहा हूं, उसकी वजह ये है कि कुछ लोग बहुत बारीकी से दिलचस्पी लेते हैं और वो उस सीरीज को जाके पूरा सुनेंगे। मुझे यकीन है, मैं आप सबसे भी आग्रह करूंगा कि आप जरूर सुनें। लेकिन जिन लोगों के पास वक्त नहीं है, जो लोग व्हाट्सएप पर मैसेज आते ही बिना पढ़े 30 सेकंड के अंदर उसको फॉरवर्ड कर देते हैं, उनके लिए मैंने सोचा हम प्रोफेसर मुस्तफा की थोड़ी मदद लें और कुछ चीजें ऐसी समझने समझाने की कोशिश करें जो लोग इतना वक्त नहीं निकाल सकते हैं कि वो पढ़ें या लंबी वेब सीरीज देखें। उनके लिए भी हम थोड़ा मुख्तसर में, संक्षेप में ये बताने की कोशिश करें कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है और इस यूनिफॉर्म सिविल कोड पे जो डिबेट हो रही है उसमें क्या सच है और क्या झूठ है। प्रोफेसर मुस्तफा, आपका बहुत बहुत स्वागत है आलोक अड्डा पर। आप म्यूट है मेरा ख्याल है, नहीं, अनम्यूट हो गया। तो और मैं आपसे शुरुआत यहीं से करना चाहता हूं कि ये कॉमन सिविल कोड पहले हम लोग सुनते थे, अब यूनिफॉर्म सिविल कोड कहा जा रहा है। ये कॉमन सिविल कोड और यूनिफॉर्म सिविल कोड में कुछ फर्क है क्या? देखिए, कॉमन का मतलब ये होगा कि सबके लिए समान हो, और यूनिफॉर्म का मतलब ये है कि जो एक से लोग हैं उनके लिए एक सा कानून हो। जो हमारा समानता का भी अधिकार है आलोक भाई, वो ये नहीं कहता कि सारे देश के लिए एक समान कानून बनाया जाए। वो ये कहता है कि जो लाइक्स हैं दे आर टू बी ट्रीटेड अलाइक। तो जो एक से लोग हैं उनके ऊपर एक सा कानून हो। यानी हमारा जो अनुच्छेद 14 समानता के अधिकार को की बात करता है, वो ये कहता है कि एक वर्ग के अंदर जितने लोग एक समान हैं उनके ऊपर एक कानून हो। जैसे अगर प्रोफेसर हैं तो प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर एक नहीं होंगे, वो अलग अलग हैं। दोनों की सैलरी बराबर नहीं होगी। प्रोफेसर बहुत कम पढ़ाएगा और असिस्टेंट प्रोफेसर बहुत ज्यादा, लेकिन सैलरी प्रोफेसर की ज्यादा होगी, क्योंकि वो प्रोफेसर की एक क्लास है, असिस्टेंट प्रोफेसर की एक दूसरी क्लास है। तो लॉ विद इन द क्लास विल बी द सेम। लाइक्स विल बी ट्रीटेड अलाइक, अनलाइक्स विल नॉट बी ट्रीटेड अलाइक। जो भिन्न हैं उनके लिए भिन्न कानून होना समानता के अधिकार का हिस्सा है, और जो एक से हैं उनके लिए एक कानून। तो कॉमन सिविल कोड अगर शब्द होता तो फिर ये सबके लिए एक कानून हो जाता।
और क्योंकि यूनिफॉर्म शब्द आया है, इसका मतलब ये कि क्लासिफिकेशन की गुंजाइश है कि उसमें अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कानून हो सकते हैं। जी। अब प्रोफेसर मुस्तफा, आपने जो कहा इस पर थोड़ा और आगे आऊंगा। एक सवाल उठ रहा है मन में, कहिए तो अभी पूछ लूं। वो ये कि जब आप कह रहे हैं अलग अलग वर्ग के लिए अलग अलग कानून, तो क्या इसका मतलब हिंदुओं के लिए अलग सिविल कोड और मुसलमानों के लिए अलग सिविल कोड है? देखिए, ऐसा भी हो सकता है। संविधान, जैसे आपने आलोक भाई बहुत अच्छा कहा, और टीवी चैनल्स की जो बहुत ही हीटेड डिबेट होती है उसमें भी बातें नहीं आ पाती, और अखबार में हम लोग लिखते हैं लेकिन आपको 1000 वर्ड्स में लिखना है, उसमें भी बात नहीं आती। तो हर चीज का एक बाल की खाल है। जैसे एक तरफ तो ये बात हो गई कि कानून एक वर्ग के अंदर समान लोगों पर समान होगा, जो अलग अलग लोग हैं उनके लिए नहीं होगा, ये एक बात सही होगी। और कानून इसकी इजाजत देता है, संविधान इजाजत देता है कि वर्गीकरण किया जाए, क्लासिफिकेशन किया जाए। लेकिन कोई भी क्लासिफिकेशन जब आप करेंगे तो संविधान ये कहता है कि सिर्फ धर्म की बुनियाद पर नहीं करें। जो अनुच्छेद 15 है वो ये कहता है कि स्टेट जब डिस्क्रिमिनेट कर रही होगी तो सिर्फ रिलीजन या रेस या कास्ट या सेक्स या प्लेस ऑफ बर्थ की बुनियाद पर किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी। तो उससे आप ये कह सकते हैं कि ये शायद कानून की पॉलिसी नहीं है कि अलग अलग कानून हो। तो ये दो बातें हो गई, लेकिन इसमें तीसरी बात है कि ये भी मुमकिन है कि हिंदुओं के लिए अलग कानून हो, जैसा आज है। आज जो हिंदू लॉ है वो हिंदू पर्सनल लॉ पे बेस्ड है, जो मुसलमानों पे आज कानून है वो मुस्लिम पर्सनल लॉ पे बेस्ड है, जो ईसाइयों पे है वो ईसाई पर्सनल लॉ पे, जो पारसी पे है वो पारसी पर्सनल लॉ पे। तो ये मुमकिन है कि अलग अलग कानून अलग अलग धर्म के मानने वालों के लिए हों। लेकिन जैसे मैंने बार बार कही है ये बात आलोक भाई, कि मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में हूं, और मैं ये कहता हूं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड धीरे धीरे बनाई जाए। ये संविधान का लक्ष्य है, उस तरफ कदम धीरे धीरे जरूर बढ़ने चाहिए। लेकिन ये पहली चीज उसमें ये करनी चाहिए कि हम ये कहें कि किसी भी धर्म में जेंडर इनजस्टिस नहीं हो। ये तो एक बात हो गई कि आप मुसलमान हैं तो आपके लिए अलग कानून और हिंदू के लिए अलग कानून हो सकता है, लेकिन हर कानून संविधान के हिसाब से सही होना चाहिए। कोई कानून आप ऐसा नहीं बना सकते जो समानता के अधिकार के विरुद्ध हो। इसका मतलब ये है कि मुस्लिम लॉ अलग हो सकता है, लेकिन मुस्लिम लॉ में मर्द और औरतों में असमानता हो, ये नहीं हो सकता। इसलिए जो पिछला लॉ कमीशन था उसने भी ये बात कही और मैंने भी ये लिखी कि हम इक्वालिटी बिटवीन मेन एंड वुमेन विद इन कम्युनिटी पहले इंश्योर करें। ये पहला कदम है कि पहले हम ये कह दें कि मुस्लिम लॉ में अगर कोई औरतों के विरुद्ध प्रावधान है जो संविधान की जो प्रोविजंस हैं उनके विरुद्ध हैं, उनको ठीक करें। ये पहला कदम होगा। तो इक्वालिटी बिटवीन मेन एंड वुमेन उस कम्युनिटी में आनी चाहिए। फिर नेक्स्ट स्टेप ये होगा इक्वालिटी बिटवीन कम्युनिटीज भी हो। लेकिन पहला कदम जो है वो ये कि आप, जैसे हमने हिंदू लॉ में रिफॉर्म किया तो बहुत हद तक गोके अभी बहुत से हिंदू लॉ में ऐसे प्रावधान हैं जो आज भी औरतों के विरुद्ध हैं, लेकिन फिर भी हमने हिंदू लॉ में एक कोशिश की कि हिंदू औरत और हिंदू मर्द के बीच समानता आ जाए। इसी तरह की समानता सारे धर्मों में लाना पहला कदम होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ। जी। अब प्रोफेसर मुस्तफा, सवाल ये उठता है, और क्योंकि आपने इस मसले को बहुत गहराई से पढ़ा है तो मेरे ख्याल है आप अच्छा छोटा आंसर दे पाएंगे। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसला क्यों बना हुआ है? ये सवाल आज तक क्यों उठ रहा है? जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, भारत एक सेकुलर संविधान तय हुआ कि हम सेकुलर देश होंगे। हालांकि तब शब्द प्रस्तावना में नहीं लिखा था, बाद में जोड़ा गया है, लेकिन जो उसकी आत्मा है वो सेकुलर थी, इसमें तो कोई शक नहीं हो सकता। फिर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड उस वक्त क्यों नहीं आ गया, और क्यों ये लिखा गया, जिसको शायद आर्टिकल 44 में है कि
इस तरफ कदम बढ़ाना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि ये लागू। आप ये देखिए कि संविधान सभा में एक ही मत के सब लोग नहीं थे। जो भारत की संविधान सभा में बहस और वाद विवाद हुआ है वो तो मैं समझता हूं कि बड़े ऊंचे दर्जे का हुआ है, और देश के हर नागरिक को संविधान को भी समझना चाहिए और संविधान कैसे बना उसको, और संविधान की आत्मा क्या है उसको भी समझना चाहिए। आप ये देखिए कि संविधान सभा में इस मुद्दे को 5-4 से हमने नीति निर्देशक तत्वों में रखा, यानी इतनी बड़ी अपोजिशन थी कि सिर्फ एक वोट से आप उसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल में लेके जा पाए। बात ये चल रही थी कि क्या हम इसे मौलिक अधिकारों में ले आए। अगर हम इसे मौलिक अधिकारों में लाते तो यूनिफॉर्म सिविल कोड फौरन बन जाती। अब क्योंकि ये नीति निर्देशक तत्व हैं तो ये मौलिक अधिकारों से कम इनका महत्व है। पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने दुराई राजन के केस में ये कहा कि साहब नीति निर्देशक तत्व तो सबऑर्डिनेट है मौलिक अधिकारों। आज ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है। आज ये कहा जाता है कि ये दोनों एक रथ के पहिए हैं और दोनों का हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन होना चाहिए कि मौलिक अधिकार भी रहे और नीति निर्देशक तत्व भी रहे। लेकिन नीति निर्देशक तत्व जो है, जाहिर है कि अगर सरकार इंप्लीमेंट नहीं करती तो कोई किसी अदालत में नहीं जा सकता चैलेंज करने के लिए, लेकिन अगर मौलिक अधिकार किसी का छिनता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो संविधान सभा में यह भी प्रस्ताव आया कि क्या हम फ्रीडम ऑफ रिलीजन का जो हमारा प्रावधान है, जो मौलिक अधिकार है, उसमें लिख दें कि पर्सनल लॉ को टच नहीं किया जाए। ये कई मुस्लिम मेंबर्स ने सुझाव दिया। इस सुझाव को संविधान सभा ने नहीं माना। तो वहां अंडरस्टैंडिंग ये बनी कि क्योंकि ये सिर्फ निजी मामलात से डील कर रहा है, शादी कैसे होगी, तलाक कैसे होगी, आप मरेंगे आपकी प्रॉपर्टी का कैसे डिवीजन होगा, इसलिए इसको अभी छोड़ देते हैं, ये अभी प्रायोरिटी नहीं है। तो उस वजह से इसको छोड़ा गया। दूसरे पूरे विश्व में आलोक भाई हमेशा बहुसंख्यक समाज के कानून को सुधारना आसान होता है। तो मुस्लिम कंट्रीज में जहां मुसलमान बहुसंख्यक हैं, मुस्लिम लॉ में सुधार हो गए, लेकिन पाकिस्तान में हिंदू लॉ में सुधार नहीं हुआ है, मुस्लिम लॉ में सुधार हुआ है। बांग्लादेश में भी ऐसा ही हुआ है। तो एक माइनॉरिटी साइकी भी होती है, और एक ये भी होता है कि अल्पसंख्यक को ये बताया जाए कि हम तुम्हारे मामलात में अननेसेसरली हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। अब हमारे यहां जो अफसोस की बात है, जिसके लिए मैं मुस्लिम कम्युनिटी के उलेमा को और मुस्लिम लीडरशिप को ब्लेम करता रहा हूं, वो ये कि जो प्रोसेस, भाई सरकार तो नहीं ला रही थी यूनिफॉर्म सिविल कोड, वो तो पहले अपना बहुसंख्यक समाज का उन्होंने जो कानून था उसमें रिफॉर्म लाए। और ये भी यहां याद रखा जाए आलोक भाई कि बहुसंख्यक समाज के कानून में सुधार की अधिक आवश्यकता थी, क्योंकि हिंदू लॉ जो है वो पुराना लॉ है और मुस्लिम लॉ नया लॉ है। तो मुस्लिम लॉ क्योंकि हमारी मानव समाज की सिविलाइजेशनल हिस्ट्री में बाद में आया तो उसमें बहुत से प्रावधान अच्छे आ चुके थे, लेकिन हिंदू लॉ में जैसे 1955 में एक हिंदू को अनलिमिटेड नंबर की बीवियां रखने का अधिकार, वो 200 भी रख सकता था, 500 भी और 1000 भी रख सकता था। लेकिन मुस्लिम लॉ में आप सोचिए कि 7वीं सदी में ही कह दिया गया 4 से ज्यादा नहीं रख सकते, तो ये सुधार हो गया। या मुस्लिम लॉ में तलाक का प्रावधान आ गया था, हिंदू लॉ में नहीं आया था। या मुस्लिम लॉ में यह आ गया था कि बेटी को भी शेयर मिलेगा प्रॉपर्टी में, हिंदू लॉ में नहीं था। तो उस वजह से हिंदू लॉ का रिफॉर्म हुआ, उसमें ज्यादा अधिक आवश्यकता थी और बहुसंख्यक थे हिंदू, तो सरकार ने किया। लेकिन मुस्लिम क्लर्जी और मुस्लिम उलेमा और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और मुस्लिम लीडरशिप की ये जिम्मेदारी थी कि वो अपने यहां एक प्रोसेस शुरू करते रिफॉर्म की, और वो रिफॉर्म अगर वो करते रहते तो आज जिस नतीजे में आप हैं कि इंडिया में जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है वो शायद पूरे विश्व में वन ऑफ द मोस्ट कंजर्वेटिव लॉ है। तो जो प्रोग्रेस और देशों में भी हुई वो भी भारत में नहीं हुई। तो वो जिम्मेदारी मैं
समझता हूं कहीं ना कहीं मुस्लिम लीडरशिप और मुस्लिम उलेमा की है, और उसमें कंसेंसस बनाने की जरूरत थी, वो कंसेंसस नहीं बनी। और उसमें अगर स्कॉलर्स और उलेमा साथ बैठते और लीडरशिप जो है उसके अंदर एक विल होती, तो वो मुमकिन था कि वो हो जाता। जी। अब जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, इस पे थोड़ा सा मैं जो बात आपने कही इस पे वापस आना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड में जो 2-3 शब्द हैं, जैसे एक है उसमें कोड, दूसरा है सिविल। ये सिविल और कोड ये क्या कहते हैं? और दूसरी बात है कि अभी हाल में आपने उत्तराखंड में जब सरकार ने ऐलान किया, बल्कि उस समय तो मैनिफेस्टो में आया था, वहां के जो इस वक्त मुख्यमंत्री बन गए हैं, इन्होंने अपने चुनाव अभियान के आखिरी दिन कहा था कि हम उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे। आपने उसका स्वागत किया था। अब तो अभी कुछ देर पहले जस्टिस रंजना देसाई की तरफ से यह खबर आई है कि उन्होंने कहा है कि हमारा ड्राफ्ट तैयार है यूनिफॉर्म सिविल कोड का, हम उसको सरकार को सबमिट करने जा रहे हैं। हम लोग मानते हैं, जो कम पढ़े लिखे आपकी नजर में लोग हैं, वो मानते हैं कि साहब राज्य सरकार, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। नहीं कहा, आपने नहीं कहा, मैं खुद कह रहा हूं कि आपके सामने। तो हम लोग ये मानते हैं कि साहब राज्य सरकार को क्या हक है कि वो एक यूनिफॉर्म सिविल कोड का ऐलान कर दे। ये होगा तो पूरे देश में होगा। आपने उस सरकार के इस बयान का, इस फैसले का समर्थन किया, ये क्यों है कि आप बहुत अच्छा सवाल आपने, यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन करते हैं? मैं भी आपने करता बहुत अच्छा सवाल अच्छा पूछा है। देखिए आलोक भाई, ऐसा है कि लॉ में 2 तरह के राइट्स हैं। एक राइट है राइट इन पर्सोनम, एक है राइट इन रेम। आपका मेरे ऊपर कोई अधिकार जो है ये पर्सनल मामला है। जैसे आपने मुझसे कहा कि भाई मुझे 10 लाख रुपए दो, मैंने लोन आपको दिया, अब मैं पे नहीं कर रहा, तो ये पर्सनल मामला है। और जो पर्सनल मामला यानी जो पर्सनल राइट का वायलेशन है, वो सिविल लॉ से डील करता है। और सिविल लॉ में अगर मैंने आपका लोन नहीं पे किया तो मुझे जो उसकी रेमेडी होगी वो कंपनसेशन होगी, यानी मैं मुआवजा दूंगा। वो बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन होती है कि कहीं पे मुआवजे के एवज में थोड़ी सी सजा भी हो जाए, लेकिन आमतौर से सिविल लॉ में आपको जेल नहीं भेजा जाएगा, आपके ऊपर फाइन नहीं लगाया जाएगा। फाइन और मुआवजा अलग अलग चीजें हैं। फाइन क्रिमिनल लॉ का हिस्सा है, 1 भी रुपए का फाइन आपके ऊपर हो गया तो अब पासपोर्ट नहीं बनेगा आपका। लेकिन अगर 50 करोड़ का आपने कंपनसेशन दिया है तो कोई फर्क नहीं पड़ता आपके, क्योंकि वो पर्सनल राइट का वायलेशन है। और राइट इन रेम जो है वो जनरल पब्लिक के राइट का वायलेशन है। तो क्रिमिनल लॉ जो है वो ऐसे मामलात हैं कि अगर उसको नहीं कंट्रोल किया राज्य ने तो बिल्कुल अव्यवस्था हो जाएगी, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो जाएगी। इसलिए क्रिमिनल लॉ में सरकार प्रोसिक्यूट करती है, चाहे मर्डर हो। अगर मेरा मर्डर हो जाए तो मेरे भाई और मेरे बाप को, मेरी मां को केस करने की जरूरत नहीं, पुलिस खुद केस करेगी। लेकिन आपकी अगर 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी मैं मार लूं तो सरकार कुछ नहीं करेगी, आप ही को केस करना पड़ेगा। तो एक तो ये बात हो गई कि ये पर्सनल की बात हो रही है यहां पर। दूसरी चीज ये, तो पर्सनल का मतलब सिविल। सिविल में भी हमारे यहां ज्यादातर सिविल मैटर्स में एक ही लॉ है। देश में एक तरह की सिविल कोड है। जैसे आपका और मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, इसमें इस्लामिक लॉ नहीं लगता। अच्छा, इसी तरह आपने मुझसे जमीन खरीदी तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है। इसी तरह हमने और आपने कोई पार्टनरशिप की तो पार्टनरशिप एक्ट है। हमने और आपने कोई और सिविल मैटर में कंपनी बनाई, एक ही लॉ है। तो बहुत निजी मामला सिविल में भी बहुत कम, सिर्फ शादी ब्याह तलाक इनसे रिलेटेड मामलात में पर्सनल लॉ जो है वो लगता है। तो सिविल तो ये हो गया। कोर्ट का मतलब बहुत लोग ये समझते हैं कि एक ही कानून बन जाए उसे कोर्ट कहते हैं, लेकिन एक ही कानून कोड नहीं है। देखिए इंडियन पीनल कोड ये एक कानून है क्रिमिनल लॉ का, जिसमें जनरल लॉ है कंट्री का कि मर्डर क्या है, डकैती क्या है, रेप क्या है, ये आ गया। लेकिन हमारे देश में कम से कम 3 से 4 हजार कानून होंगे जो क्रिमिनल लॉ से डील करते होंगे। सोशो इकोनॉमिक ऑफेंसेस से, अब जैसे आपका यूपा है, ये भी क्रिमिनल लॉ है, लेकिन ये आईपीसी में नहीं है, इंडियन पिनल कोड में नहीं है ये।
इसी तरह आप ले लें, फूड अडल्ट्रेशन का लॉ है, ये क्रिमिनल लॉ का हिस्सा है लेकिन इंडियन पिनल कोड में नहीं है। तो एक लॉ होना कोड के लिए जरूरी नहीं, कोड में भी कई लॉ हो सकते हैं। जैसे हिंदू कोड बिल, हिंदू कोड बिल एक लॉ नहीं है, एक उसमें हिंदू मैरिज एक्ट है, अलग कानून, एक उसमें हिंदू गार्डियनशिप एंड एडॉप्शन एक्ट है, अलग कानून, एक उसमें हिंदू सक्सेशन एक्ट है, अलग कानून, और इसके अलावा भी बहुत से लॉज हैं। तो कई लॉज मिलके भी कोड हो सकते हैं। यानी ये भी मुमकिन है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए एक कानून न बनाया जाए यूनिफॉर्म। मेरा ये सजेशन रहा है आलोक भाई, मैंने कहा है कि पहले आप मैरिज पे कानून बना लें, इंडियन मैरिज कोड, फिर आप तलाक पे कानून बना लें, इंडियन डिवोर्स कोड, फिर आप सक्सेशन पे कानून बना लें, तो ये मुमकिन है। तो मैंने आपको कोर्ट के बारे में बता दिया, सिविल और क्रिमिनल के बारे में मैंने आपको बता दिया। और कोई चीज आपने पूछी थी, मेरे ख्याल से लंबा सवाल था। अच्छा, उत्तराखंड को मैं क्यों सपोर्ट किया? उत्तराखंड को देखिए, क्योंकि मैंने आपसे पहले कह दिया कि मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड को होते हुए देखता हूं, देखना चाहता हूं, इसलिए क्योंकि वो एक संविधान का आदर्श है और मैं संविधान पढ़ाता हूं। तो जो संविधान का टीचर है अगर वो खुद संविधान में दिल से विश्वास नहीं करता तो मेरे हिसाब से वो अच्छा टीचर नहीं है। देखिए, ऐसा है कि जब आपने हिंदू कोड बिल बनाया तो आपने किया क्या? 1941 में आपने एक कमेटी बनाई जो हिंदू लॉ के एक्सपर्ट थे, संस्कृत के और शास्त्रिक लॉ के एक्सपर्ट थे। फिर उनकी रिपोर्ट आई, फिर आप 1955-56 में हिंदू कोड बिल इंट्रोड्यूस कर पाए। उसका बड़ा घोर विरोध हुआ, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने विरोध किया, कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे उन्होंने विरोध किया, देश के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने विरोध किया, और कल्याण मैगजीन में कितने आर्टिकल आए हिंदू कोड बिल के विरुद्ध। यानी यहां तक कहा गया कि अंबेडकर अपने नीची जात का जो मामला है उसमें ब्राह्मण क्लास से बदला ले रहे हैं, और अल्टीमेटली लॉ मिनिस्टर अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल इंट्रोड्यूस किया था उनको इस्तीफा देना पड़ा, और फिर नेहरू जी ने कंप्रोमाइज किए, और उस कंप्रोमाइज में हिंदू बेटी को हम हिंदू जॉइंट फैमिली का को पार्टनर नहीं बना पाए। हिंदू एडॉप्शन के लॉ में हम जो है हिंदू औरतों को जस्टिस नहीं दे पाए पूरी तरह, तो एक कंप्रोमाइज लॉ बना। तो मेरा ये कहना है कि जो आपने हिंदू कोड बिल के वक्त किया कि आप एक कमेटी ऑफ एक्सपर्ट बनाएं, उसकी रिपोर्ट आए, उस रिपोर्ट के ऊपर फिर आप यूसीसी बनाएं, या पहले जैसे आप मुस्लिम लॉ का मामला है तो मुस्लिम लॉ के एक्सपर्ट्स की कमेटी बनाएं। पहली बार किसी ने देश में ये कहा, गो के आखिरी दिन कहा इलेक्शन के, मैं ये नहीं चाहता कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो इलेक्शन से जोड़ी जाए। लॉ रिफॉर्म का इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं जी। अब इन्होंने कहा हम कमेटी बनाएंगे, मैंने उसका स्वागत किया। अब जो इन्होंने कमेटी बनाई, उस कमेटी में पर्सनल लॉ के तो एक्सपर्ट ही नहीं है। तो देश के साथ 1.25 लाख सजेशन मिले। एक आम आदमी कोई भी सजेशन दे सकता है, लेकिन जो एक्सपर्ट्स होंगे वो उसको देखेंगे कि इसका क्या अंदाजा होगा। जैसे आपको बताऊं, यूनिफॉर्म सिविल कोड बनेगी तो यूनिफॉर्म सिविल कोड में बाल विवाह की इजाजत नहीं होगी। अब हिंदू मैरिज तो वैसे भी नहीं है ना, या बाल विवाह की इजाजत है अभी? वही आपको बता रहा हूं कि लॉ की कॉम्प्लेक्सिटी समझिए। हाँ। देश की आजादी से पहले हमने शारदा एक्ट पास किया। आपको मालूम है बाल गंगाधर तिलक के बेटी जो थी वो बहुत बच्ची थी और उनकी शादी हुई, और बाल गंगाधर तिलक जो थे वो बाल विवाह के विरोधी नहीं थे। उसके बाद शारदा एक्ट बना, चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट। अब ये एक्ट जो है ये सजा देता है, अगर कोई बाल विवाह करवाता है तो उसको सजा होगी, लेकिन जो विवाह है वो विवाह इलीगल नहीं होता। यानी हिंदू मैरिज एक्ट में आज भी हिंदू मैरिज एक्ट में आप समझिए कि जो चाइल्ड मैरिज होती है वो वॉइड नहीं होती। वो वॉइड नहीं होती। और आप सोचिए कि देश में 94%
94% शादियां हर साल जो हो रही हैं वो बाल विवाह हो रहे हैं, और वो जितने बाल विवाह हो रहे हैं उनमें से 94% हिंदुओं के हो रहे हैं। तो आप क्या बाल विवाह को यूनिफॉर्म सिविल कोड में आप ये कहेंगे कि ये मैरिज ही इलीगल है? अब जो बच्चों पर काम करते हैं वो कहते हैं ये करना सही नहीं रहेगा, क्योंकि वो जो चाइल्ड ब्राइड है, अगर उसकी शादी रिकॉग्नाइज नहीं की जाएगी, उस शादी से कोई बच्चा हो गया तो वो बच्चा जो है लेजिटिमेट अगर नहीं होगा, या उसके राइट्स नहीं होंगे, या जो चाइल्ड ब्राइड है उसके राइट टू मेंटेनेंस वगैरह, बड़ा कॉम्प्लेक्स मामला है। जैसे शादी की क्या परिभाषा होगी आलोक भाई? अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला जुलाई में आने वाला है कि शादी क्या दो मर्दों की होगी, या एक मर्द और एक औरत की होगी, या दो औरतों की होगी, या ट्रांसजेंडर की होगी। तय करना पड़ेगा आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड में कि आप शादी की क्या परिभाषा लेंगे। ये आसान काम नहीं है, ये कॉम्प्लिकेटेड काम है। इसकी तरफ कदम जरूर बढ़ाने चाहिए, मगर ये सोचना कि हम एक झटके में, जैसे वो एक असरानी का एडवर्टाइजमेंट आता था कि सारे घर के बदल डालूंगा एक बार में, फिलिप्स बल्ब, यूनिफॉर्म सिविल कोड खेल नहीं है, उस तरह नहीं किया जा सकता है। एक क्लैरिफिकेशन बीच में ले लूं, उसके बाद आगे पूछता हूं मैं आपसे कि ये जब आप हिंदू कानून कह रहे हैं, हिंदू लॉ कह रहे हैं, तो वो कौन से हिंदू लॉ की बात कर रहे हैं? हिंदू कोड बिल बनने के पहले वाले हिंदू कानून कौन से थे? भाई हिंदू कोड बिल से पहले तो शास्त्रिक लॉ था, उसमें कुछ कुछ हमने रिफॉर्म्स किए थे, जैसे सती का एबॉलिशन कर दिया गया था, या विडो को राइट दे दिया गया था 19वीं सदी के लास्ट आते आते। लेकिन आज भी जो हिंदू कोड बिल है या हिंदू मैरिज एक्ट है, वो आज भी बहुत हद तक जो ब्राह्मणिकल हिंदू लॉ है उस पर बेस्ड है। जैसे मनुस्मृति में ये लिखा है कि एक विवाह कंप्लीट होता है जब 7वां फेरा पूरा हो जी। तो यही बात हिंदू मैरिज एक्ट में लिखी हुई है 1955। तो जिन्होंने उनकी शादी नहीं हुई है टेक्निकली, अरे यही तो बड़ा खेल है। एक तरफ तो हमने ये कहा कि जो दूसरी शादी करेगा उसको हम जो है सजा देंगे हिंदू मैरिज एक्ट के तहत। अब जो लोग हैं वो क्या करते हैं, दूसरी शादी में वो 7 फेरे के बजाय 5 फेरे ले लेते हैं। अच्छा, तो जब दो वैलिड मैरिज नहीं होंगी तो उन्हें सजा नहीं होगी। मतलब आप ये सोचिए कि लाखों की तादाद में ऐसी हिंदू औरतें हैं जो सेकंड वाइफ हैं और उनको कोई अधिकार कानून नहीं दे रहा। यानी जब सुप्रीम कोर्ट में केस गया तो जस्टिस काटजू ने ये कह दिया कि साहब जो सेकंड हिंदू वाइफ है वो तो कीप है और मिस्ट्रेस है। आप सोचिए कि कितनी बड़ी बात है। जब यूनिफॉर्म सिविल कोड बनेगी तो आपको उस सिचुएशन को के भी हल निकालना होगा कि अगर किसी ने दूसरी शादी कर ली तो दूसरी बीवी के क्या राइट्स होंगे। जी, मैं एक सवाल, क्योंकि ये क्लैरिफिकेशन चाहता हूं मैं प्रोफेसर मुस्तफा, मैं बहुत ये नहीं कह रहा हूं, मैं सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन ये थोड़ा संवेदनशील मामला हो जाएगा इसलिए दोबारा पूछ रहा हूं। आपने कहा लाखों की संख्या में ऐसी हिंदू औरतें हैं जो दूसरी बीवी हैं, ये आप जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं? आप देख लीजिए ना फैक्ट्स, जो बायगमी की परसेंटेज है अमंग्स द हिंदूज वो आप देखिए। उस पे जो सर्वे हो चुके हैं नेशनल फैमिली सर्वे वो देखिए। 1971 में तो खुद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक सर्वे था। भाई ऐसा है, कोई कानून जो है आलोक भाई वो बनाने से वो समस्या समाप्त नहीं होती। आप ये सोचिए कि मर्डर जो है उसके लिए सजाए मौत है? मर्डर होते हैं या नहीं होते हैं? होते हैं ना मर्डर। इसी तरह आपने कहा कि कोई दूसरी शादी नहीं करेगा, उसके बाद भी लोग करते हैं और करने का हल निकाल लेते हैं। कैसे हल निकालते हैं कि छुप छुप के करते हैं। एक तो दूसरे ये कि दूसरी शादी में 7 फेरे आपने नहीं लिए अगर, तो वो शादी वैलिड नहीं हुई। जब 2 वैलिड मैरिजेस नहीं है तो आपको 2 बीवियां रखने पे सजा कैसे हो? और एक और है इससे बड़ा मसला, शादी करने की क्या जरूरत है भाई? आज के देश में, आज हमारे देश में लिव इन भी तो अलाउड है। लिव इन अलाउड है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट लिव इन में तो कहते हैं कि वो लिव इन पार्टनर को तो वो अधिकार मिलेंगे।
भाई उसे अधिकार मिलेंगे, आप लिव इन वाले को देंगे और किसी ने दूसरी पत्नी करके रख रखी है उसे अधिकार नहीं देंगे, कैसे होगा? दूसरी चीज ये सोचिए कि ये जो पूरा पॉलीगमी का लॉ है, जब लिव इन अलाउड है और उस पर कोई नंबर ऑफ पार्टनर्स जो है वो नहीं दिए गए। आप देखिए ना, लिव इन और शादी में क्या फर्क होता है। जब आप शादी करते हैं तो वो आपकी एक वैलिड वाइफ बनती है, उसका खर्चा पानी आपके ऊपर लीगली ड्यू हो जाता है, उसको घर देना पड़ता है, आपकी प्रॉपर्टी में उसका हिस्सा बन जाता है। जब आप उसकी मैरिज रिकॉग्नाइज नहीं करते, उसको कोई अधिकार नहीं मिलता। तो वो औरतें जो मर्दों के साथ रह रही हैं, जो शादीशुदा हैं, वो तो ये चाहेंगे कि शादी हो जाए और उन्हें एक सेकंड वाइफ का स्टेटस मिल जाए। मैं बार बार ये कहता हूं कि लॉ को बनाने और लॉ को रिफॉर्म करने को राजनीति से दूर रखेंगे तो हम रिफॉर्म बेहतर कर पाएंगे। तो रिफॉर्म हो। कॉम्प्लेक्स इश्यूज है इसमें, काफी कॉम्प्लेक्स इश्यूज है। तो जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा उसी भाषण में प्रोफेसर मुस्तफा कि सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा, सुप्रीम कोर्ट डांट लगाता है कि यूसीसी लाओ, लेकिन ये वोट के भूखे लोग, उनका पिछली सरकारों पे इल्जाम था कि ये वोट के भूखे हैं इसलिए ये नहीं ला पाए। तो क्या ये सही है कि राजनीति अब तक यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ हमको नहीं बढ़ा पाई है या उसके रास्ते में बाधा बनती रही? देखिए, जो प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट है, मैं संविधान के अध्यापक की हैसियत से उसको ऐसे देखता हूं कि कोई भी जो राज्य है उसकी अनुच्छेद 44 में ड्यूटी है कि वो कोशिश करे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बने। तो प्रधानमंत्री ने बिल्कुल सही कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बननी चाहिए। कोई भी जो स्टेट होगी उसकी ये कोशिश होनी चाहिए, ये संवैधानिक दायित्व है। ये बात भी सही है कि सुप्रीम कोर्ट ने बार बार सरकारों के बारे में ये बोला कि सरकारों को यूनिफॉर्म सिविल कोड लानी चाहिए। लेकिन अब मैं हूं लॉ का एक्सपर्ट, मैं आपसे ये बात कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने कई केसेस में जो बोला वो गलत बोला। इसलिए क्योंकि लॉ बनाना, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना, ये पॉलिसी मैटर है और पॉलिसी मैटर सरकार की प्रोरोगेटिव है। आप देखिए कि मोदी सरकार ने भी जो एफिडेविट भी दिया सुप्रीम कोर्ट में अमित मालविया की पेटिशन पे और अश्विनी कुमार की पेटिशन वगैरह पे, उन्होंने कहा कि हाँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड बननी चाहिए, पर ये सरकार का प्रोरोगेटिव है, संसद बनाएगी। ये जो है ये जुडिशियल एक्टिविज्म का मामला था। अच्छा, फिर आप देखिए जरा, मैं आपको एक केस की एग्जांपल दूं, सरला मुद्गल का केस। 4 हिंदू हैं जिन्होंने शादी कर ली दूसरी। अब आपको क्या कहना चाहिए? पहले इन 4 हिंदू मर्दों को बुरा भला कहना चाहिए ना? हाँ या ना? बिल्कुल कहना चाहिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल यकीन। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि साहब मुस्लिम लॉ बहुत खराब है, कि मुस्लिम लॉ में 4 शादियों की इजाजत है। आप समझ रहे हैं ना? और इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड बननी चाहिए। अरे भाई, प्रॉब्लम बेसिकली हिंदू मर्दों को की आलोचना होनी चाहिए थी। और फिर उसमें एक आध जगह पे और भी मामला आगे बढ़ गए और ये कहा कि साहब जो लोग देश में हैं उन्होंने एक लॉ के लिए जो है अपना मत दिया है और 2 लॉ नहीं हो सकते। आप ये देखिए आलोक भाई, जिस देश में संघात्मक शासन प्रणाली है, फेडरलिज्म है, उसमें राज्य अलग कानून बनाते हैं, केंद्र अलग कानून बनाता है। मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दी कि जैसे इंडियन पीनल कोड है, ये तो पूरे देश के लिए एक लॉ है, लेकिन अलग अलग राज्यों ने इसमें संशोधन कर रखे हैं। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एक लॉ है, किसी राज्य में एंटिसिपेटरी बेल है, किसी में नहीं है। और आपको मैं बता रहा हूं पूरी जिम्मेदारी से, सजा क्या होगी किसी जुर्म के लिए। किसी राज्य में कहीं 3 साल की सजा है और किसी राज्य में 2 साल की सजा है। ब्लास्फेमी ले लीजिए आप, ईश निंदा का कानून, पंजाब की अमरिंदर सिंह सरकार ने उसमें संशोधन किया और बहुत ज्यादा सजा बढ़ा दी। पूरे देश में ईश निंदा की एक सजा है, लेकिन पंजाब में दूसरी सजा है। तो फेडरलिज्म में जहां डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स है और राज्य की असेंबलीज को अलग कानून बनाने का अधिकार है और केंद्र को अलग है, तो अलग कानून भी हो सकते। देखिए, खास बात क्या है कि संविधान निर्माताओं ने, क्यों मैंने उत्तराखंड का वेलकम किया, क्योंकि जो एंट्री नंबर 5 है
कॉन्करेंट लिस्ट की, इसमें पर्सनल लॉ दिया हुआ है, यानी मैरिज से रिलेटेड, पर्सनल लॉ से रिलेटेड, डिवोर्स से रिलेटेड राज्य सरकारें भी कानून बना सकती हैं और केंद्र की संसद भी कानून बना सकती है। तो ये बात सही है कि उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड बना सकता है। मसला क्या है कि तो उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाएगा, क्या वो यूनिफॉर्म सिविल कोड कहलाएगी? क्योंकि अनुच्छेद 44 में आपको कहा जा रहा है कि राज्य इस बात की कोशिश करेगा कि वो पूरे देश के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाए। तो राज्य क्या है? राज्य की परिभाषा वो अनुच्छेद 12 में है और वो फिर अनुच्छेद 37 में है। उसमें ये कहा जा रहा है लोकल अथॉरिटी भी राज्य है। तो आप बताइए कि क्या देहरादून की म्युनिसिपैलिटी पूरे देश के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड बना सकती है जबकि वो राज्य है? हाँ, इस परिभाषा में राज्य है। LIC, अदर अथॉरिटी, ONGC ये भी राज्य हैं। यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी राज्य है, तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी पूरे देश के लिए तो नहीं बना सकती, क्योंकि वहां दूसरा एक प्रिंसिपल है कि एक राज्य की असेंबली को अपने राज्य की सीमाओं में कानून बनाने का अधिकार है। तो उत्तराखंड जो बना रहा है वो मैरिज और डिवोर्स और सक्सेशन पर एक कोड है, लेकिन आप उसको यूनिफॉर्म सिविल कोड अनुच्छेद 44 वाली नहीं कह सकते। लेकिन उत्तराखंड का कॉन्करेंट लिस्ट में जो 5वीं एंट्री है जिसमें पर्सनल लॉ है, ये अधिकार है कि वो अपने राज्य में एक मैरिज, डिवोर्स, सक्सेशन इन सब से रिलेटेड कानून बनाए, वो बना सकते हैं। और मैं समझता हूँ आलोक भाई ये अच्छा आइडिया रहेगा कि पहले कुछ राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड बन जाए, देख लेंगे कैसी है। अगर वो अच्छा काम करती है तो पूरे देश के लिए बना दे। जी। अब एक सवाल इससे जुड़ा हुआ, आपने बहुत दिलचस्प बात कही कि उत्तराखंड को हक है कि वो अपना यूनिफॉर्म सिविल कोड बना ले, लेकिन वो उनके अपने राज्य का कानून होगा। तो अभी इस वक्त जो एक कैंपेन चल रहा है जिसका जिक्र मैंने शुरू में किया, तमाम लोगों को मैसेज आ रहे हैं व्हाट्सएप पर, मुझे कई जगह से ये मैसेज अलग अलग आए कि ये ड्राफ्ट है, इसको आप तत्काल सेक्रेटरी लॉ कमीशन को मेल पर भेजें। मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन करता हूं और उसको जल्दी से जल्दी लागू करने की अनुशंसा करता हूं। ये जो एक्सरसाइज है किसी काम की है? क्या लॉ कमीशन को इस तरह के जो संदेश मिलेंगे उनसे कुछ लाभ होना है, या लॉ कमीशन ने कोई ड्राफ्ट दिया हुआ है जिसे पढ़कर हम उसको कोई सुझाव दे सकते हैं? ये एक्सरसाइज जो है इससे कुछ बहुत हासिल नहीं होगा, सिवाय ये कि एक तरफ से इस तरह के मेल्स आएंगे कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन करते हैं, दूसरी तरफ से ऐसे ही आ जाएंगे हम विरोध करते हैं। जो विरोध कर रहा है उसे ये नहीं मालूम कि विरोध क्यों कर रहा है, जो समर्थन कर रहा है उसे ये नहीं मालूम कि समर्थन क्यों कर रहा है। इसलिए मैं समझता हूं कि जो मैंने लीगल अवेयरनेस में सीरीज बनाई कि लोगों को पता तो चले कि यूनिफॉर्म सिविल कोड किस चीज को कहते हैं, क्या होगी वो, और बेहतर ये होता है। लिंक लगाऊंगा जिससे कि आप लोग, जो लोग चाहते हैं, हालांकि आप सर्च करेंगे यूं भी मिल जाएगा, लेकिन आप वहां जाके उसे जरूर देखें। अगर आप इसमें तफसील से जानना चाहते हैं तो आप प्रोफेसर फैजन मुस्तफा की वो सीरीज देखेंगे तो बहुत कुछ हासिल होगा, ये मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ। अब क्योंकि मैंने आपको बीच में बाधा डाल दिया बात में प्रोफेसर मुस्तफा, तो एक सवाल और जोड़ दे रहा हूँ साथ में। क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड का सवाल, यूसीसी का सवाल सिर्फ मुसलमानों का मसला है? आपने कहा कि जो समर्थन कर रहे हैं वो नहीं जानते क्यों कर रहे हैं, जो विरोध कर रहे हैं वो नहीं जानते क्यों कर रहे हैं। जो समर्थन कर रहे हैं उनमें से कुछ लोगों से मैंने पूछा, भाई आप क्यों समर्थन कर रहे हैं? उन्होंने कहा साहब देश की आबादी बेतहाशा बढ़ रही है, जो लोग बहुत बच्चे पैदा करते हैं इस पे रोक लग जाएगी, लोग 4 शादियां करते हैं इस पे रोक लग जाएगी। मतलब सीधा उनका कहने का अर्थ यह था कि मुसलमानों को रोक लग जाएगी, ये काबू में आ जाएंगे। दूसरी तरफ जो विरोध कर रहे हैं उनको लगता है कि साहब मुसलमानों पे हमला हो रहा है तो हमको इसका विरोध करना चाहिए। क्या ये सिर्फ मुसलमानों का मसला है, या जो ओवैसी साहब ने बयान दिया, बहुत उन्होंने भी ढूंढ के निकाला, कहा सब HUF में जो टैक्स छूट मिलती है हिंदुओं को, क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड उसको खत्म कर देगा? आप एक साथ चाहें तो एक साथ, अलग अलग चाहें तो अलग अलग जवाब दे दें। देखिए, पहली चीज तो ये कि मैं जरा सा वो बात रह गई कि वो प्रधानमंत्री जी ने सही बात कही कि शायद पिछली सरकारों ने राजनीति की वजह से जितनी कोशिश यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने की करनी चाहिए थी कि एक ब्लूप्रिंट देश के सामने रखा जाता,
और उस पर फिर बहस होती, वो नहीं की। तो प्रधानमंत्री जी की वो बात उस हद तक सही है। दूसरी चीज ये कि देखिए, जब यूनिफॉर्म सिविल कोड बन रही है तो उससे ये कहना कि सिर्फ मुसलमानों का नुकसान या फायदा होगा, ये बात सही नहीं है। हिंदू लॉ के बहुत से प्रावधान ऐसे होंगे जो शायद यूनिफॉर्म सिविल कोड में आप नहीं रखना चाहेंगे। वो तो हिंदू ज्वाइंट फैमिली तो एक चीज है। आज का भी जो हिंदू लॉ है उसमें आप ये सोचिए कि जो हिंदू सक्सेशन एक्ट है उसके तहत एक जर्नलिस्ट हस्बैंड है और एक जर्नलिस्ट वाइफ है और उनके कोई बच्चा नहीं है। अब अगर ये जर्नलिस्ट हस्बैंड की डेथ होती है तो प्रॉपर्टी हस्बैंड के फादर को जाती है। अच्छा, पत्नी को नहीं जाती है? हस्बैंड के फादर को जाएगी, है ना। पत्नी को भी जाएगी लेकिन हस्बैंड के फादर को जाएगी। ओके। अब आप देखिए, तो मैं जिस पॉइंट पे ला रहा हूं, अब ये जो वाइफ है उसकी, अगर इसकी डेथ हो तो प्रॉपर्टी जो, और हस्बैंड नहीं है, दोनों मर गए अगर एक साथ, ऐसे समझ लीजिए, तो हस्बैंड की जो प्रॉपर्टी, एक्सीडेंट में मर सकते हैं ऐसा मुमकिन है, तो हस्बैंड की प्रॉपर्टी हस्बैंड के फादर को चली गई, और वाइफ की जो प्रॉपर्टी है वो भी हस्बैंड के फादर को जाएगी। अच्छा, वो भी वहीं जाएगी। चाहिए। हाँ। अब आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, ये सुप्रीम कोर्ट का डिसाइडेड केस है। एक शादी हुई, लड़के को सांप ने काट लिया, तो दुल्हन, हिंदू फैमिली की शादी है, दुल्हन को सास ससुर ने निकाल के बाहर कर दिया, घर से निकाल बाहर कर दिया, तू बहुत अभागिन है, तू बहुत अशुभ है। अब इसको इसके माँ बाप ने पढ़ाया लिखाया, ये सरकारी स्कूल में टीचर बन गई, टीचर बन के ये रिटायर हो गई, इसको पैसे मिले पीएफ के, ग्रेचुटी के, इसके उसके, उसने एक घर बना लिया। अब जब ये मर जाती है तो इसकी प्रॉपर्टी उन सास ससुर को दे दी गई जिन्होंने घर से निकाला था। आप बताइए, जब यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो ये प्रावधान थोड़ी ना रहेगा, ये तो हटाया जाएगा जी। ये तो हटना भी चाहिए। नहीं, हटना भी चाहिए। और बताऊं आपको, रियल मुद्दा तो जायदाद का है, लैंडेड प्रॉपर्टी का। जी। आप तो शायद यूपी के ही हैं आलोक भाई। जी जी। यूपी में यूपी जमींदारी एबॉलिशन लॉ, ये तो किसी पर्सनल लॉ का हिस्सा नहीं है। हाँ। देश की आजादी के बाद 1952 में बना है। हम बेटों को सारी जायदाद देते हैं, बच्चों को नहीं देते। और उस कानून को हमने शेड्यूल 9 में रख दिया ताकि उसे कोई चैलेंज भी ना कर पाए। ये जो समानता वाली बात है, यूनिफॉर्मिटी वाली बात है, पहले तो ये बताएं कि लैंडेड प्रॉपर्टी में क्या हम देने को तैयार हैं बेटियों को। और बड़े मजे की बात आपको बता रहा हूं, 1937 में जो शरीयत एक्ट बना उसमें पर्सनल लॉ से एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी एक्सक्लूड करी गई, क्योंकि वो लॉ पास किया था, हाँ, फेडरल लेजिस्लेचर ने पास किया। तो उन्होंने कहा साहब वो तो राज्य सूची में है, एग्रीकल्चर तो राज्य सूची में है। ये जो 3 सूचियां है, ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से आई है ना, आपको मालूम है। तो शरीयत एक्ट बन रहा है 1937 में, उसमें पर्सनल लॉ को प्रोटेक्ट करने के लिए कहा गया कि साहब शादी ब्याह और गिफ्ट और फला और डिवोर्स, इन मामलात में जो है अगर 2 मुसलमान हैं तो पर्सनल लॉ लगेगा, एक्सक्लूडिंग एग्रीकल्चर लैंड। ये एग्रीकल्चर लैंड की कानूनन वजह तो ये थी कि आप केंद्र में कानून बना रहे थे और कृषि जो है वो राज्य की सब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन और इसमें खास बात यह कि मुसलमान जो है यूपी के, उन्होंने कौन सा हंगामा काटा और कौन सा उन्होंने ये कहा इस्लाम खतरे में है, क्योंकि भाई चाहे आधा ही हिस्सा मिल रहा था, मुसलमान लड़कियों को मिल तो रहा था, फायदा हो गया, मुसलमान भाइयों का फायदा हो गया, उनको भाइयों को सारी प्रॉपर्टी मिल गई, तो यहाँ कोई इस्लाम खतरे में नहीं आया। तो मुस्लिम मर्दों की भी कुछ हिपोक्रेसी है, उसको भी ख्याल रखना पड़ेगा। लेकिन यह कि समानता के अधिकार के लिए आपको न सिर्फ पर्सनल लॉज में रिफॉर्म करने हैं, बल्कि देश के कई सेकुलर लॉज जो हैं वो भी समान नहीं। और जो देश की स्वतंत्रता के बाद हमने लॉज बनाए हैं
वो भी समान नहीं है। तो वो एक बड़ा प्रोजेक्ट है। ठीक है, अब सवाल ये, क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड मुस्लिम आइडेंटिटी के लिए, मुसलमानों के लिए खतरा है? सवाल ये है कि मुसलमान तो अमेरिका में भी हैं और कनाडा में भी हैं, और वहां तो एक ही लॉ है, लेकिन इस्लाम खूब फूल रहा है, फल रहा है, वहां पर नंबर भी बहुत बढ़ रहा है, मस्जिदें भी बहुत बन रही हैं। किसी लॉ के होने ना होने से किसी कम्युनिटी की आइडेंटिटी खतरे में है, ये मैं पर्सनली जो है नहीं मानता। लेकिन वही मैंने आपसे कहा कि लॉ कॉम्प्लेक्स चीज है, इसमें बाल की खाल निकाली जाती है। तो एक तरफ हमें समानता का अधिकार है, एक तरफ धर्म की स्वतंत्रता है, और एक तरफ राइट टू कल्चरल रिलेटिविज्म है। तो मुसलमानों की शादी मुसलमानों के तरीके से हो, वो उनकी कल्चर का और संस्कृति का भी एक हिस्सा है। अब सवाल ये कि ये मुसलमान कैसे आर्गू करेंगे कि 4 बीवियां रखना मेरी संस्कृति का हिस्सा है, जबकि वो कुरान में ही नहीं है। कुरान ही ये कह रहा है कि आप एक रखें। अच्छा, कुरान में ऐसा है कि आपको एक रखनी है? उसमें ये कहा कि आप 4 रख सकते हैं, 2 या 3 या 4 रख सकते हैं, अगर आप जस्टिस कर पाए और इंसाफ कर पाए और आप फेयर रह पाए और इक्वल कर पाए। और फिर ये कहा कि तुम कितनी भी कोशिश कर लो, तुमसे जस्टिस नहीं होगा, इसलिए बेटर टू हैव वन, है ना। तो एक तरीके से पॉलिसी ये लगती है कि एक होनी चाहिए। तो जिस तरह से भारत के संविधान के निर्माताओं ने इच्छा जताई है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, ऐसे ही कुरान में भी इच्छा जताई गई है कि शादी होनी एक ही चाहिए, हालांकि 4 तक की इजाजत। अब वो देखिए, अजीब एक्सट्रीम सिचुएशन कभी ये हो सकती है, जैसे आप देखिए कि आज आपके यहाँ पंजाब और राजस्थान और हरियाणा, इनमें कितना हम फीमेल फीटस का एबॉर्शन कर रहे हैं जी। तो एडवर्स सेक्स रेशियो है, लड़कियां कम होती जा रही हैं, लड़के ज्यादा हैं। तो ये जो लोग कह रहे हैं ना कि पर्सनल लॉ खत्म हो जाए तो मुसलमान 4 बीवियां नहीं रखेंगे, अगर कोई मुसलमान ये चाहे या देश के लोग सारे चाहे मर्द कि वो 2 बीवी रख लें, तो 2 तो लड़कियां अवेलेबल कहां है देश में? तो जितने मर्द हैं उनके लिए एक भी अवेलेबल नहीं है, अगर हर मर्द शादी करना चाहे। तो कभी ये सिचुएशन हो सकती है कि लड़कियों की तादाद बहुत बढ़ जाए और लड़कों की संख्या बहुत कम रह जाए। जैसा ये सिचुएशन थी कि भाई वॉर हो गई, बहुत से लोग उस वॉर में जो है वीर गति को प्राप्त हो गए, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये बात आ गई कि भाई इनको कोई सहारा देने के लिए, ये पुराने जमाने की बात है कि भाई इनसे शादी कर ली जाए। तो वो सिचुएशन कभी एक्सट्रीम आ भी सकती है, ऐसी बात नहीं है। तो लॉ जो बनाया जाता है वो ऐसे बनाया जाता है कि एक बेसिक प्रिंसिपल बना दिया और फिर आपने उसके एक्सेप्शंस क्रिएट कर दिए। जैसे आपको हिंदू लॉ की एग्जांपल दूं, यूपी में या नॉर्थ में हमारे यहाँ लड़का और लड़की जो है हिंदू सपिंडा रिलेशनशिप में नहीं होने चाहिए। यानी कई पीढ़ी बाप की तरफ से और कई पीढ़ी मां की तरफ से दूल्हा दुल्हन में आपस में कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए, यही कानून नहीं होना चाहिए ना। इसीलिए ये जो ऑनर किलिंग होती है हरियाणा में, वो क्यों होती है? क्योंकि गांव की सारी लड़कियां आपकी बहनें मानी जाती हैं, आपने बहन से कैसे इश्क लड़ाया, इसलिए तो मारते हैं। अभी मैं हैदराबाद में, आलोक भाई, 4 शादियां अटेंड खुद कर चुका हूं जहां दूल्हा लड़की का सगा मामा था। हाँ, साउथ इंडिया में बहुत सगा मामा, और वो शादी सबसे ज्यादा पवित्र और सेक्रेड और ऑस्पिशियस मानी जाती है। तो हमने हिंदू मैरिज एक्ट में इस कस्टम के लिए गुंजाइश रखी, जो भी यूनिफॉर्म सिविल कोड बनेगी उसको इस तरीके के एक्सेप्शंस क्रिएट करने पड़ेंगे और करने चाहिए। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड कोई एक लॉ हो जाएगा? अब मैं आपको बताऊं, नॉर्थ ईस्ट में कई ऐसी ट्राइब्स हैं, 200 से ज्यादा ट्राइब्स हैं, जिनमें सारी प्रॉपर्टी सबसे छोटी बेटी को जाती है। आप इस लॉ को क्यों चेंज करेंगे भाई? ऐसी ट्राइब्स हैं आलोक भाई जहां तलाक कैसे होती है कि दोनों फैमिली एक मैदान में आकर
खड़ी हो गई और वो एक दूसरे पे छोटी छोटी ईंटें मारते हैं, कंकड़ियां फेंकते हैं, कंकड़ियां फेंकते हैं, उससे हो गई तलाक। अच्छे तलाक हो जाता है जी। तो इतनी विभिन्नता है हमारे देश में, इसलिए मैंने बार बार कहा है कि यूनिफॉर्मिटी एक गोल है, उसकी तरफ कदम बढ़ने चाहिए, लेकिन यूनिफॉर्मिटी से ज्यादा बढ़कर गोल है जस्ट कोड। आपका लॉ अलग भी हो तब भी उस लॉ को संवैधानिक होना चाहिए। संविधान का जो मैंडेट है, समानता का जो मैंडेट है, जेंडर जस्टिस का जो मैंडेट है, उस मैंडेट को उसे पूरा करना चाहिए। एक और बात आती है, एक तरफ कहा जाता है कि साहब लॉ कमीशन ने कह दिया है, सरकार को करना है, दूसरी तरफ लॉ कमीशन की पुरानी सिफारिश का हवाला दिया जाता है कि उसने कहा था कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड न तो नेसेसरी है और न डिजायरेबल है। ये क्यों कहा गया? नहीं, उन्होंने इसीलिए कहा कि देश में विभिन्नता है, इसलिए उन्होंने कहा कि पहले आप हर लॉ को जेंडर जस्ट बनाएं। तो उनका यह कहना था कि हर पर्सनल लॉ में रिफॉर्म होना चाहिए, एक लॉ बनाने के बजाय आप पर्सनल लॉज में रिफॉर्म करें। लॉ कमीशन की कोई भी रिकमेंडेशन सरकार के लिए बाइंडिंग नहीं होती, वो रिकमेंडेशन है। बट जैसे हालात है, मुझे लगता है कि ये लॉ कमीशन ये कहने जा रहा है कि फौरन यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाई जाए। अब जो लॉ कमीशन की सिफारिश हो गई और जिस पे सुझाव मांगे जा रहे हैं, आपको लगता है केंद्र सरकार भी, हालांकि कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार अगले सत्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड का बिल लाने जा रही है, क्या बिल लाने की स्थिति आ गई है या उससे पहले सुझाव आएंगे, कमेटी बनेगी? जैसे उत्तराखंड में कमेटी बनी, हालांकि उसने बहुत जल्दी सुझाव दे दिए हैं, लेकिन इस पर एक वाइडर कंसल्टेशन जिसको कहा जाता है कि पहले कोड बने, फिर उस कोड पे चर्चा हो और उसके बाद वोट। ये बड़ी लंबी प्रोसेस है, बड़ी लंबी। मेरे हिसाब से होना ये चाहिए कि हर कम्युनिटी से ये पूछा जाए। जैसे हम ये कहें कि हम मैरिज पे कोड बना रहे हैं, पूरी यूनिफॉर्म सिविल कोड एक बार में नहीं बन सकती है, तो हम ये कहें हम मैरिज पे कोड बना रहे हैं। आप के सामने ये हमने रखा है ड्राफ्ट, इस ड्राफ्ट में क्या क्या चीजें आप एक्सेप्ट करते हैं। तो मैंने बार बार ये बात कही है आलोक भाई, और लिखा है कि जो नॉन कंट्रोवर्शियल मुद्दे हैं, पहले उन मुद्दों को सॉल्व कर ले, है ना, उन मुद्दों को सॉल्व कर ले। एक कोई ड्राफ्ट आ जाए, किसी एक मुद्दे पे आ जाए। अभी जैसे हमने शादी के बारे में बात की कि शादी की क्या परिभाषा हो, यही तय करने में बहुत मुश्किल होगी। चाइल्ड मैरिज क्या हम पूरी तरह इलीगल डिक्लेयर करेंगे? आज की डेट में हिंदू लॉ के तहत भी चाइल्ड मैरिज जो है वो वॉइड नहीं है। लॉ में कोई चीज जो इलीगल है उसे वॉइड कहते हैं। मुस्लिम लॉ में 1400 साल से एक प्रावधान है कि अगर किसी बालक की शादी हो गई है, किसी चाइल्ड की, तो जब वो मैच्योर होगा, एडल्ट होगा, उसे अपनी शादी खत्म करने का अधिकार होगा। अच्छा, क्या हम ये प्रावधान रखना चाहते हैं या हम पूरी तरह वॉइड करना चाहते हैं? तो होना ये चाहिए कि एक, जैसे मेरे ख्याल से इस पे अब कंसेंसस होगी कि मैरिज की एक यूनिफॉर्म एज हो लड़के और लड़कियों की, यानी ये 18 साल और 21 साल का डिफरेंस खत्म हो। ठीक है, इसके बाद अगर होगा तो क्या इसके नतीजे में हमने अगर ये तय किया कि दोनों लड़का लड़की 21 साल के हों, तो जो 21 साल से पहले की शादी है, उस शादी को हम क्या कहेंगे लीगली? क्या उसको हम ये कह देंगे कि ये वॉइड है? अगर वो वॉइड है तो उसमें बच्चे अगर हो गए या हस्बैंड मर गया या हस्बैंड की लायबिलिटी क्या होगी वाइफ को मेंटेन करने की, ये सारे पहलू देखे जाने चाहिए। तो एक बार में यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना ओवर एम्बिशियस प्लान है। जो चीज आप 70 साल में नहीं कर पाए, ड्राफ्ट नहीं बना पाए, मैं समझूंगा कि अगर सरकार ने एक ड्राफ्ट बनाकर भी देश के सामने रखा तो ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, बहुत बड़ी उपलब्धि, क्योंकि उस ड्राफ्ट पे फिर बहस होगी। हाँ, फिर बहस करने के लिए सामने कुछ होगा।
जी, प्रोफेसर मुस्तफ़ा आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। एक चीज़ रह गई जो कि मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को उम्मीद है और मैंने आपसे पूछा भी नहीं क्योंकि वो मुझे पूछने लायक लगा नहीं। बहुत सारे लोग इस उम्मीद में हैं कि भाई मुसलमानों की 4 शादियों पे रोक न लगे, तो कम से कम सबको 4 शादियों का हक मिल जाएगा यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड में। तो ऐसी लॉटरी लगने की उम्मीद उन्हें दिखाई पड़ रही है। लेकिन जो नहीं, उस बातचीत पर आपसे रोक हुई लगेगी, 100, उस पर 100% रोक लगेगी, ये मैं तो आपको ठीक बता दूं। आप यूनिफॉर्म वकील सिविल कोड बने या ना बने, लेकिन हुँ, सबको एक ही शादी करने का अधिकार होगा। रियल मुद्दा मेरे हिसाब से यह है कि अगर किसी ने दूसरी शादी की, जो सेकंड वाइफ है, उसके क्या अधिकार होंगे, उस अधिकार पर क्या देश में कंसेंसस नहीं है। तो ऐसी चीजों पे कंसेंसस बनने की जरूरत है और ये बहुत आसान मामला नहीं है। आपने एक ईमेल भेज दिया, आपने एक पोस्ट कार्ड भेज दिया, इससे मसला हल होने वाला नहीं है। हमको आपको सबको बारीकी से इसे पढ़ना चाहिए और जहां जरूरत हो वहां प्रोफेसर मुस्तफा जैसे विद्वानों की तरफ देखना चाहिए कि बताइए ये जो हमें समझ में आ रहा है ये सही है या गलत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए प्रोफेसर मुस्तफा। और दर्शकों से आग्रह करूंगा कि आपको ये बातचीत पसंद आई हो तो अपने दोस्तों परिचितों के साथ इसके लिंक जरूर शेयर करें और कोई सवाल हैं तो उनको कमेंट्स में लिखें। मैं कोशिश करूंगा कि आगे फिर किसी दिन प्रोफेसर साहब को तकलीफ दें और उन सवालों के जवाब भी तलाशने की कोशिश करें। इसी के साथ अब मैं इजाजत चाहता हूं। धन्यवाद।